तो अब मैं पुनः आरंभ कर रहा हूँ, इसी विषय को आरंभ कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो के बारे में मुझे बहुत श्योर नहीं था मैं कि whether the video was going on or not, है ना. Therefore, in order to check and recheck, I simply put it off and then again I have switched it on, है ना. तो अब जो हम आपसे ये बात कर रहे थे कि ये जो पाश्चात्य समाजों के बारे में कहते हैं कि पाश्चात्य समाज तो बहुत समृद्ध समाज है, अस्तित्ववादी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो गैर पाश्चात्य, जो गैर पश्चिम समाज है, अर्थात जो सोवियत समाज था, ये सोवियत समर्थक जो समाज थे, यह बात के उसके अलावा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो समाज हैं हु आर फॉलोइंग अ सोशलिस्ट सिस्टम, जो समाजवादी व्यवस्था को जिन्होंने अपनाया है, उनकी तुलना में जो पाश्चात्य उदारवादी पूंजीवादी जो राज्य हैं वो बहुत संपन्न राज्य हैं. दे आर वेरी एडवांस स्टेट्स, है ना. वहाँ पर लिविंग जो स्टैंडर्ड है या जो हेल्थ स्टैंडर्ड है बहुत हाई है. उनका जो एजुकेशनल लेवल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई. तो सारे जीवन के जितने भी जो भी कारक हैं, जो वाइटल जो फैक्टर्स हैं that govern an individual's life, they are all at a very high pedestal. व्यक्ति का जीवन पाश्चात्य देशों में बड़े उच्च स्तर का है, लेकिन फिर वो यहाँ पर वो यही कहते हैं उच्च स्तर का तो है, लेकिन कितने लोग छूट गए हैं. So many, a huge chunk of the people have been left behind in the race of moving forward or in the race of acquiring more and more prosperity. A large or a huge section of the society has been left behind. इसलिए इतना प्रॉस्परस होते हुए भी, इतनी संपन्नता होने के बाद भी वो राज्य, उस राज्य के लोग आज भी बहुत विपन्न है. और ये बात है वास्तव में सही भी है. If ever you get an opportunity to go abroad, perhaps you will get to see this hard reality by yourself. अमेरिका में और इंग्लैंड में दोनों जगह ऐसे पॉकेट्स हैं. साउथ हॉल इंग्लैंड में एक जगह, यानी लंदन के पास ही साउथ हॉल है, जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी के बहुत से लोग रहते हैं, साथ साथ साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं. साउथ हॉल में जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जो सेंट्रल लंदन में जो व्यक्ति के जो रहन सहन के मापदंड है, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है. इसी प्रकार से इंग्लैंड में जो जैक्सन हाइट्स करके न्यूयॉर्क से एकदम सटा हुआ जो एक छोटा सा एक इलाका है, उसे हम कहते हैं जैक्सन हाइट्स. जैक्सन हाइट्स में जिस प्रकार की हम लोगों की दिनचर्या देखते हैं या लोगों की जो अवस्था देखते हैं, उनका जो स्टेटस देखते हैं, दैट इज़ नॉट वेरी गुड एज कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस इन न्यूयॉर्क. तो बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं और कुछ मुझे स्वयं भी सौभाग्य मिला इस तरह से कई जगह जाने के लिए, और हमने देखा कि वहाँ पर ऐसे वास्तव में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोगों की दशा बहुत अच्छी नहीं है. इसी बात को कहते हैं वो लोग पिछड़ गए समाज की रेस में, आगे आने की रेस में वो पिछड़ गए हैं. इसलिए वो बात करता है, अस्तित्ववादी कहता है कि पाश्चात्यवादी समाजों में भी बहुत बड़ी जनता है जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है, जिसके बारे में नो वन सीम्स टू बी सिंपली बॉदर्ड अबाउट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इसलिए उसको पूंजीवादी समाज में अस्तित्ववादी कहते हैं, जहाँ पर आम जीवन के लिए बहुत ज़्यादा सुख सुविधा हो गए, लेकिन उसके बीच में भी बहुत बड़ा अभाव का एक टापू बन गया है. यू कैन से एन आइलैंड ऑफ मिजरी इज देयर. आइलैंड ऑफ मिजरी, आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इज वेरी मच फाउंड इन मेनी ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटीज. तो ये दूसरा इसका ये कारक है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अस्तित्ववादियों को निराशा होती चली गई, इसलिए वो सारी चीज़ों को एक एक करके वो रिजेक्ट करते चले जाते हैं. अब तीसरी बात और क्या है, देखिए, अब ये जो अस्तित्ववादी हैं ये कहते हैं कि 18वीं और 19वीं जो शताब्दियाँ थीं, जो 18th और 19th जो सेंचुरी थी, these two centuries were basically regarded as a centuries of individualism. 18वीं 19वीं शताब्दियों को अस्तित्ववादी मानते हैं कि ये वो शताब्दियाँ थी जब व्यक्तिवाद का बहुत बोलबाला था. There was great importance given to individualism. A lot of individualist philosophers had occurred. जैसे हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आता है, जैसे जर्मी बेंथम का नाम हम जानते हैं. यूटिलिटेरियन फिलोसफर था, लेकिन साथ साथ वो इंडिविजुअलिस्ट भी बहुत बड़ा था, क्योंकि व्यक्ति के सुख के बारे में वो बात करता था. दैट वे सो देयर बाय जॉन लॉक का नाम आता है. व्यक्तियों के अधिकारों के लिए बगावत भी करना पड़े, विद्रोह करना पड़े राज्य के विरुद्ध, तो वो भी
वो भी बिल्कुल उचित है, जायज़ है। इसलिए लॉक इज रिगार्डेड एज अ फिलोसफर ऑफ रिवोल्यूशन। लॉक को इसलिए कहते हैं वो क्रांति का पिता था, क्रांति का वो जनक था। ही वॉज अ फादर ऑफ रिवोल्यूशन। इसलिए ये एक व्यक्तिवाद वाला वो पूरा समय चल रहा था। हैरोल्ड लास्की भी हम देखते हैं जो 20वीं शताब्दी का विचारक है। ही इज ऑल्सो टॉकिंग अ लॉट अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल, दो एट टाइम्स वी फाइंड देयर इज शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज इन लास्कीज थियरी। लास्की के चिंतन में कहीं पर वो सोशलिज्म की ओर बहुत करीब जाता है, कहीं वो कैपिटलिज्म के करीब जाता हुआ दिखता है, लेकिन अगेन ही इज एन इंडिविजुअलिस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसलिए जो अस्तित्ववादी कहते हैं कि जो 18वीं 19वीं शताब्दी थी, ये शताब्दियां जानी जाती थी अपने व्यक्तिवादी विचारधाराओं के द्वारा, अर्थात जहाँ पर एक व्यक्ति को लेकर बड़ा ध्यान दिया जाता था, व्यक्ति की सुख सुविधाओं के बारे में, व्यक्ति की समस्याओं को लेकर, व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर ये मूल विषय हुआ करते थे। लेकिन कहता है कि जो 20वीं शताब्दी जब आई, विद द डॉन ऑफ द 20th सेंचुरी, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग वेरी मच। इवन जो कहता है जो 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी में भी बहुत व्यक्तिवाद के दर्शन हमको देखने को मिलता है। लेकिन कहता है बाय द टाइम द 20th सेंचुरी के 20वीं शताब्दी के आते आते देयर वाज ऑल टुगेदर अ वेरी a huge change was witnessed in the discourse, in the philosophical discourse, the discourse related to human beings। 20वीं शताब्दी तक आते आते दार्शनिक चिंतन मनन में परिवर्तन दिखने लगा। यानी अब व्यक्तिवाद, व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का न्याय, अर्थात ये सारे विषय अब पीछे छूटने लगे 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी जानी जाती है, आप जानते हैं कि दो विश्वयुद्धों के कारण, द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स। इट इज रिमेंबर्ड as a century, the 20th century is also remembered as a century of fragmentation। अर्थात राज्यों का, the fragmentation of the societies, the fragmentation of the nation states, राज्यों का विखंडन देखा गया है 20वीं शताब्दी में। जब जर्मनी को दो भागों में, विश्व युद्ध के बाद दो भागों में विभक्त कर दिया गया था, द ईस्ट जर्मनी एंड द वेस्ट जर्मनी। हमने देखा द नॉर्थ वियतनाम एंड द साउथ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, यानी राष्ट्रों का जो विखंडन की प्रक्रिया देखने को मिलती 20वीं शताब्दी में। जिस प्रकार से भयावह स्थिति सामने उभर के आई, माना जाता है कि करोड़ों की संख्या में, अगर करोड़ ना भी कहें, कम से कम 60-70 लाख लोगों के जीवन का नाश हो गया इन दो विश्व युद्धों में। These two world wars alone took massive casualties of human beings running into lakhs and several hundred lakhs। उसके अलावा what was done by the communist dictators in Soviet Union and in China, हमने आपको पहले भी बताया है, क्लास के लेक्चर में ही बताया है। Genocide was virtually committed by great Soviet leaders such as Lenin, such as Stalin। लेनिन और स्टालिन ने तो पराकाष्ठा कर दिया अपने लोगों का नरवध कराने में। लेनिन ने लाखों लोगों को वध कराया, एंड स्टालिन वाज समथिंग 2 steps ahead of लेनिन। स्टालिन तो 2 कदम आगे निकल गया लेनिन से, जेनोसाइड कमिट करने में, नरवध करने में, नरसंहार करने में। इतना बड़ा वो डिक्टेटर थे। माओ ने इसी प्रकार का निशंसता किया अपने समाज में। और किस आधार पर? हम व्यक्तियों को मुक्ति की ओर ले जाए, व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिलाएंगे। हम पूंजीवादी तत्वों को हम समाप्त कर रहे हैं, हम शोषणवादी तत्वों को समाप्त कर रहे हैं, और इन तत्वों को समाप्त करने के पीछे अपने राजनीतिक विरोधियों को भी पूरी तरीके से इन्होंने वहां पर बिल्कुल समाप्त कर दिया। तो 20वीं शताब्दी जो अस्तित्ववादी कहते हैं, ये तो बहुत वायलेंस रिडन ये सोसाइटी थी, वायलेंस रिडन सेंचुरी थी। जिस मनुष्य के बारे में 20वीं शताब्दी के बड़े बड़े जो थ्योरिस्ट थे या फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, स्टेट्समैन थे, चाहे लेनिन हो, स्टालिन हो, चाहे माओ हो, या अन्य विचारक हो, या अन्य जो राजनेता थे, उन सब ने मनुष्यों के साथ वो
वो उन्होंने आपके लिए वो उनकी वो गतिविधियां थी एक आम व्यक्ति के विरुद्ध कि जिससे आम व्यक्ति, हाँ, हिटलर और मुसोलिनी का नाम तो कोई भूल नहीं सकता है। तो जहां पर ये इतने सारे दुर्दांत राजनेता थे, वहीं पर हिटलर और मुसोलिनी का भी नाम किसी से कम नहीं था। इसलिए 20वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद कहाँ चला गया कोई नहीं जानता। इट वॉज टॉर्न टू पीसेस, इट वॉज रिड्यूस्ड टू श्रेड्स, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अस्तित्ववादी मानते हैं, इसलिए उनकी आस्था ना साम्यवादी प्रणाली में है ना उदारवादी प्रणाली में, क्योंकि दोनों दे आर लुक्ड अपॉन एज ग्रेट डिस्ट्रक्टर्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये आम व्यक्तियों के को नाश करने वाले, उनको विनष्ट करने वाली दो बहुत बड़ी प्रणालियां हैं। इसलिए ये किसी भी प्रकार के इनके प्रलोभन में आने से के प्रलोभन में आने से बहुत दूर है। इसलिए इनका बहुत डिजेक्शन है इन फिलॉसफीज के संदर्भ में। तो ये एक दूसरा है। फिर वो कहते हैं 20वीं शताब्दी को एक और नाम से जाना जाता है, द एटॉमिक एज, अर्थात जो आणविक युग से के नाम से जाना गया। अर्थात जो आणविक अस्त्रों का जो सृजन होने लगा, आणविक अस्त्रों का जो आविष्कार होने लगा, दैट इज द इन्वेंशन ऑफ न्यू एंड मोर डिस्ट्रक्टिव एटॉमिक वेपन्स। 20वीं शताब्दी में तो ये भी एक बहुत बड़ा एक समस्या हो गई थी। आप जानते हैं कि 1945 में पर्ल हार्बर पर पहले तो जापान ने अटैक किया था, अमेरिका का जो शिप था पर्ल हार्बर, और जिसमें बहुत सारे अमेरिका के जो नागरिक थे मारे गए। और इसका प्रतिशोध लेने के लिए अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए। तो ये जो उन्होंने अपने आणविक अस्त्रों का, आयुधों का जो प्रयोग किया, इसको अस्तित्ववादी कहते हैं। इट वॉज अ एज ऑफ ओवरकिल, इट इज अ सेंचुरी ऑफ ओवरकिल, अर्थात अति मारकता की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी कहते हैं अति मारकता की, अर्थात अति विध्वंसता की शताब्दी है। यानी जब आप एटॉमिक बॉम्ब्स का प्रयोग कर रहे हैं मनुष्य पर, मानव समुदाय पर, या बड़े बड़े आप हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से व्यक्ति के अस्तित्व का आप ख्याल रख सकते हैं। तो अर्थात जो सबसे ज़्यादा आहत हुआ वो एक आम इंसान ही आहत हुआ। इसलिए इस बात को वो कहते हैं कि ये कारण है कि जो 20वीं शताब्दी में जो बदला हुआ समय जो इस विश्व के सामने आता है, जिसमें एटॉमिक एज यानी जो एटॉमिक वेपन्स का जो इजाद हुआ या जो आविष्कार हुआ, इसने बहुत बड़ी मानव के सामने त्रासदी उत्पन्न कर दिया। इसके अलावा कहते हैं, अब देखिए ये तो कारण है, और कारण क्या कहते हैं कि द पॉपुलेशन फैक्टर, आधुनिक समय में 20वीं शताब्दी में कहते हैं कि जो जनसंख्या जो विस्फोट हुई, इस जनसंख्या विस्फोट के कारण, दैट इज द मैसिव एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की जो बहुत बड़ा जो विस्तार होने लगा, इसके वजह से क्या हुआ कि आज का जो समाज है वो इस भीड़ में खो गया है। आम इंसान इस बढ़ती हुई जनसंख्या में खो गया है। एन इंडिविजुअल इज वर्चुअली लॉस्ट इन द बिग सी ऑफ ह्यूमैनिटी। जो इतना बड़ा जनता का समुद्र है, सागर है, उसमें एक व्यक्ति को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अस्तित्ववादी ये मानते हैं कि इस प्रकार के बढ़ती हुई जनसंख्या का इतना घनत्व होता जा रहा, इतनी डेंसिटी बढ़ती जा रही है कि उस डेंसिटी के कारण जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो ट्रेडिशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, अर्थात जो परंपरावादी जो समाज था, परंपरावादी जो समूह थे, जैसे क्या परिवार, जैसे क्या है पंचायत, हम जानते हैं जिस पंचायती राज जिस नाम से जानते हैं, अर्थात गांव में जो पंचायतें होती थीं, गांव में जो चौपाल होते थे, और गांव इटसेल्फ यानी द विलेज सिस्टम, ये सारे जो परंपरागत जो स्थान थे, जो समूह थे, समुदाय थे, अब वो विलुप्त होते चले जा रहे हैं। अब गांधी जी ने जो इस बात को कहा था कि द विलेज रिपब्लिक, अर्थात ग्राम स्वराज्य के बारे में बात किया था, ग्रामोदय के बारे में बात किया था, ग्राम स्वराज्य के बारे में बात किया था, अंत्योदय के बारे में बात किया था। यानी कहने का तात्पर्य था कि वी शुड रिटर्न टू द स्टेट ऑफ नेचर। जो रूसों ने अपने निबंध में कहा था, वी शुड रिटायर टू द स्टेट ऑफ नेचर, हमें प्रकृति की ओर पुनः लौट चलना चाहिए। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, या जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, ये जितने मनीषी थे, जितने विद्वान थे, इन सब ने
प्रकृति की ओर लौट चलने की बात कही थी। लेट अस गो बैक टू द वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था लेट अस गो बैक टू द नेचर, प्रकृति की ओर पुनः लौट चलना चाहिए, वेदों की ओर पुनः लौट चलना चाहिए। रूसों ने कहा लेट अस रिटायर टू द स्टेट ऑफ नेचर, हमें प्रकृति की शरण में वापस चले जाना चाहिए। गांधी जी ने इसी को दूसरे शब्दों में कहा लेट अस ट्राई टू एस्टैब्लिश, लेट अस ट्राई टू गेट बैक टू आवर रूट्स, दैट इज आवर रूट्स लाई इन द विलेजेस। भारत के प्राण गांवों में बसते हैं। रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस, तो अर्थात ये जो बात कही गई है कि जो छोटे छोटे जो परंपरावादी समूह थे, संगठन थे, वो गांव थे, वो चौपालें हुआ करती थी, वो पंचायत हुआ करता था, वो परिवार होते थे, कुटुंब होते थे, कुल होते थे, अर्थात या जो आदिवासियों के समूह थे, जो ट्राइबल ग्रुप से क्लैंस थे, आज वो सब लुप्त हो गए हैं। इस दुनिया की भीड़ में, जनसंख्या की बढ़ते हुए दायरे में सब कुछ खो गया है। अब अस्तित्ववादी कहते हैं कि जो व्यक्ति है, आज के 20वीं शताब्दी का जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति अब अपने आप को जड़ से अलग पाता है। द मॉडर्न मैन इज एन अपरूटेड मैन। आज का जो व्यक्ति है वो जड़ से उखड़ चुका है। ही हैज लॉस्ट इट्स रूट्स। आपने देखा होगा ना, फ्रॉम रूरल टू अर्बन देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। आज गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, सब लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। नो वन वॉन्ट्स टूडे टू लिव इन विलेजेस। जो कहा जाता था पहले 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, दैट इज नो मोर ट्रू। और अगर रह भी रहे तो मजबूरी वश रह रहे हैं, क्योंकि इसी कहते हैं अर्बनाइजेशन। सिटीज आर वर्चुअली गेटिंग चोक्ड। शहरों का दम घुट रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, the gigantic problem of pollution, the problem of overburdening of urban infrastructures, अर्थात जो शहरी जो संरचनाएं हैं, शहरी संरचनाओं से तात्पर्य जो जलीय व्यवस्था है, जो भोजन की जो पीडीएस जिसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये वाली व्यवस्था, जल की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, ये सब अब टूटते जा रहे, चरमराते जा रहे, ओवरबर्डन्ड होते जा रहे हैं। इसलिए अस्तित्ववादी कहते हैं आज का व्यक्ति अपने मूल या परंपरागत स्रोत से उखड़ चुका है। अब वो पलायन कर रहा है, भागता हुआ दिख रहा है। वो भूल गया है कि वास्तव में है क्या, उसका उद्देश्य क्या है। He has virtually forgotten himself. He has got lost in this vast world because of the rapid urbanization, because of the rapid migration of people from the rural to the urban areas. And this phenomena is particularly rampant in the third world countries. तीसरी दुनिया के देशों में ये phenomena बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया है। भले पाश्चात्य देशों में ना हो, लेकिन तीसरी दुनिया जो विश्व के मानचित्र में एक बहुत बड़ा भाग जिनका है, जिसको हम कहते हैं एफ्रो एशियन सोसाइटीज, विशेष रूप से जो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है और साथ साथ जो एशिया, चीन, जो थोड़े से साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को छोड़ दें, जो आसियान के देश हैं उनको छोड़ दें, चीन और जापान को छोड़ दें, लेकिन फिर जब हम साउथ एशिया के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर ये बहुत बड़ा भाग है जिसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। वहाँ ये पूरा दुर्दशा का शिकार है। यहाँ का व्यक्ति भटक गया है, अपने आप को भूल सा गया है, वो उसका अस्तित्व पूरा समाप्त हो चुका है, वो लुप्त हो चुका है। इसलिए जो अस्तित्ववादी है वो पॉपुलेशन को बहुत बड़ा अभिशाप मानते हैं। आज के संदर्भ में व्यक्ति के अस्तित्व को खोने में इस जनसंख्या की बहुत बड़ी भूमिका वो मानते हैं। इसलिए एक और ये कारण इस बारे में इसका एक और कारण ये बताते हैं। तो कुल मिलाकर अस्तित्ववादी आज की व्यवस्था को लेकर बहुत ही आशंकित हैं, बहुत ही निराशावाद से उनका मन भर चुका है। लेकिन अब इसका सल्यूशन क्या है? अब बात अंत में आती है, व्हाट इज द सल्यूशन फॉर दैट। अब देखिए, जब इसके सल्यूशन के बारे में बात करते हैं अस्तित्ववादी, दे डोंट हैव एनी सॉलिड और रियल सल्यूशंस विद देम। उनके पास कोई ठोस उपाय नहीं है।
उनके पास उनका जो मूल उद्देश्य है अस्तित्ववादियों का, वो ये है कि व्यक्ति की सोई हुई अंतरात्मा को जगाना, शासकों की सोई हुई अंतरात्मा को जागृत करना, टू वेक अप द स्लीपिंग पीपल, टू वेक अप द सोसाइटीज, टू वेक अप द रूलर्स फ्रॉम द slumber which is no less than a comatic position. They are virtually in comatose, अर्थात वो कोमा में चले गए हैं, अपने अपने चीजों को भूल गए हैं, अपने एग्जिस्टेंस को भूल गया है आज का व्यक्ति, और शासक भी यानी व्यवस्थाएं भी, प्रणालियां भी, वो भूल गए कि उनका अस्तित्व क्या है, उनका औचित्य क्या है। इसलिए इनके पास कोई विशेष उपचार नहीं इन चीजों का। अस्तित्ववादियों के पास कोई उपाय नहीं है कि कैसे इन सब चीजों को दूर करेंगे। अब इनके पास बस एक इनका उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंदर से झकझोरना। यह व्यक्ति को इनवर्ड लुकिंग कहते हैं, व्यक्ति को इनवर्ड लुकिंग होना चाहिए, आत्म अभिमुखी होना चाहिए। कहते हैं जब तक आम व्यक्ति आत्म अभिमुखी नहीं होगा, जब तक व्यक्ति अपने आप को अंदर की ओर नहीं देखेगा, जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगा, सेल्फ एनालिसिस नहीं करेगा, तब तक उसका किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं हो सकता है। शासक को भी अपना आत्मचिंतन मनन करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से एक आम व्यक्ति को चिंतन मनन अपने अंदर अवलोकन करना चाहिए। उसको सजग रहना चाहिए। he should be like an aware citizen, an alert citizen. वो सतत उसको सजग रहना होगा। अगर उसको अपनी खोई हुई स्वतंत्रता वापस पाना है, अगर उसको अपनी लॉस्ट इंडिपेंडेंस को अगर वापस प्राप्त करना है, तो उसकी पहली कंडीशन है कम बैक टू लाइफ। वापस जग जाओ, वेक अप, इट इज हाई टाइम, यू शुडंट बी फाउंड टू बी स्लीपिंग। अब वो समय नहीं रहेगा कि अब आप सोते रहो, जाग जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। इसीलिए संस्कृत में एक श्लोक भी, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत शूरस्य धारा निशिता, अर्थात उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, उत्तिष्ठ को मतलब उठ जाओ, जागृत यानी जग जाओ, और वरान निबोधत अर्थात अपने आत्मबोध को समझ लो, अपने रियल सेल्फ को समझ लो। तो हमारे संस्कृत साहित्य में, हमारे आदि ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है व्यक्ति को सचेत रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए, इसी बात को अस्तित्ववादी 1930 या 40 के दशक में या 50 के दशक में ये कह रहे हैं। जब तक व्यक्ति अपने आप को पहचानेगा नहीं, जगाएगा नहीं, उसका कल्याण किसी भी प्रकार से नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं एन अलर्ट एंड एन अवेकन सिटीजन इज अ नीड ऑफ द आवर। एक जागृत और एक सतर्क नागरिक ही आज की समस्याओं को दूर करने का एक बहुत बड़ा ये एक कारक हो सकता है। आप जग जाएंगे, आप सतर्क हो जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी आपदाएं आपसे स्वतः दूर हो जाएंगी। लेकिन यदि हम निष्क्रिय पड़े रहेंगे, यदि हम आलस्य और कर्म रहेंगे और हम कहेंगे को हो निर्भ हमें का हानि, कोई भी राजा हो हमको क्या हानि हो, इस प्रकार के एटीट्यूड को अस्तित्ववादी, ना ही भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय चिंतन, भारतीय विचारधारा और ना ही अस्तित्ववादियों की विचारधारा इस बात को अप्रूव नहीं करती है। इसलिए व्यक्तियों का उत्तरदायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वो पहला बात तो ये एक बात कहते हैं, सतर्क हो जाइए। दूसरी बात कहते हैं, दो प्रॉब्लम और उठाते हैं। कहते हैं आज के दुनिया में डीह्यूमनाइजेशन और एलियनेशन की बहुत बड़ी समस्या है। आज का जो एक आम इंसान है, वो पहली बात क्या हो गया, डीह्यूमनाइज होता जा रहा है, अर्थात उसका अमानवीकरण हो रहा है। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे आम व्यक्ति का अमानवीकरण होता जा रहा है। एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑन द राइज, dehumanization is also correspondingly rising। औद्योगिकरण के साथ साथ व्यक्ति का विकृतीकरण भी होता जा रहा है। मैन इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड, इंडिविजुअल्स लाइफ इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड। व्यक्ति का जीवन विकृत होता चला जा रहा है। व्यक्ति उखड़ चुका है, भूल चुका है
अब केवल वो मशीन पर काम करने वाला व्यक्ति रह गया है। और अगर मशीन के आगे का, जैसे हम कहते हैं टुडे वी आर लिविंग इन अ सर्विस स्टेट, आज हम एक सेवा युग में रह रहे हैं जहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज़्यादा है। राज्य की सेवा की जो संगठन है आपको डोर टू डोर आपको सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो अर्थात कहता है इस विशाल संगठन में औद्योगिक से आगे निकलकर हम सेवा के क्षेत्र में आ गए, तो वहां पर भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्ववाद ये मानता है कि जो समाज जो राजनीतिक ढांचा है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, आज के दुनिया का जो राजनीतिक ढांचा है, वो ढांचा इस प्रकार से विकसित किया गया, इस प्रकार से स्थापित किया गया, चाहे उदारवादी देशों का ढांचा हो, चाहे साम्यवादी देशों का ढांचा हो। आप इन ढांचों पे, उस संरचनाओं पर अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ते भी जाएं और शीर्ष पदों पर अगर आप आसीन भी हो जाएं, तो भी वस्तुतः आप उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो संरचनाएं हैं, आधुनिक संरचनाएं हैं, बहुत ही जटिल हैं। वो हमारे और आपके परिवर्तन करने से नहीं बदलेगी। इसलिए आपको सतर्क होकर एक ऐसी व्यवस्था के लिए आगे आना होगा जहां पर आप पूरी व्यवस्था को आप परिवर्तन कर सकें। आप जाग जाएंगे, आप सतर्क हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण अपने आप ही होने लगेगा। इसलिए कहता है जो डीह्यूमनाइजेशन है अर्थात अमानवीकरण है, और जैसे जैसे अमानवीकरण होता जाएगा वैसे वैसे एलियनेशन अर्थात अलगाव भी बढ़ता चला जाएगा। तो अस्तित्ववादी मानते हैं कि आज की दुनिया के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। पहली बात तो चुनौती है कि व्यक्ति का जो अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, जो लुप्त होता जा रहा है, इसको रिगेन करना, व्यक्ति के अस्तित्व को पुनः प्राप्त करना, पहली तो चुनौती ये हो गई है। दूसरी चुनौती ये हो गई है कि जो व्यक्ति का अमानवीकरण होता जा रहा है, व्यक्ति का आज अस्तित्व पशुओं से भी गिर गया है, उस अमानवीकरण की प्रक्रिया को थामना है, रोकना है और दूर करना है। रूसो ने तो कहा था, जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट जब चल रही थी 18वीं शताब्दी में, जब रूसों का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय था, उसने तो कहा था कि जिस हम विवेकवादी युग में रह रहे हैं, एक एज ऑफ एनलाइटन में रह रहे हैं, लेकिन कहता है इसने मनुष्य की नैतिकता को भ्रष्ट कर दिया है। और आज का ये जो तथाकथित जो विवेक प्रधान जो व्यक्ति है, बुद्धि प्रधान जो व्यक्ति है, बेसिकली ही इज अ डिप्रेव्ड एनिमल। वो पशुओं से भी गुजरा व्यक्ति है। अर्थात पशुओं में तो फिर भी संवेदनाएं होती हैं, लेकिन आज का जो बुद्धिवाद का जो एक व्यक्ति है, वो स्वार्थी है, वो लोभी है, वो अपने परंपरावादी संगठनों से वो के साथ मिलजुल कर नहीं रहना चाहता है। वो आज की इस बाजार आधारित दुनिया में भागता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए उसका अमानवीकरण होता जा रहा है। अस्तित्ववादी कहते हैं आज की दुनिया में अमानवीकरण इसलिए भी होता जा रहा है कि आज का व्यक्ति अपने साथी व्यक्ति को नहीं पहचानता है। अगर कहीं किसी से अगर भेंट भी होती तो कहाँ होती है? बसों में होती है, ट्रैम्स में होती है, अर्थात जो रेलगाड़ी होती है शहरों में, सड़कों पर जो रेलगाड़ी चलती है उसे ट्रैम्स कहते हैं। जैसे कलकत्ता में ट्रैम चलती है, TRAMS, ट्रैम्स चलती हैं कलकत्ता में। तो आज का व्यक्ति बसों में अपने साथियों से कभी मिल गया तो मिल गया, वो ट्रैम्स में मिलता है, वो रेलवे के सफ़र के दौरान मिलता है, वो भीड़ भाड़ के इलाकों में कहीं खरीदारी करने गया तो वहाँ मिलता है। आज का जो आधुनिक व्यक्ति है उसके पास इतना लेजर नहीं है, उसके पास इतना अवकाश नहीं है कि परिवार के साथ समय बिता सके, कि वो अपने गांव की चौपालों में बैठ सके, अपने गांव के लोगों के साथ बात कर सके। इसलिए वो उसका डीह्यूमनाइजेशन होता जा रहा है। वो एक वस्तु की तरह से इस दुनिया में चारों तरफ नाच रहा है, समाज में वो बिखर सा गया है। इसलिए कहता है डीह्यूमनाइजेशन के प्रोसेस को रोकना ये दूसरी बड़ी चुनौती है। और तीसरा कहता है जितना ज़्यादा अमानवीकरण होगा उतना ज़्यादा वो व्यक्ति एलिनेशन की तरफ बढ़ता जाएगा, अलगाव होता जाएगा, व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाएगा, व्यक्ति अपने उद्देश्य को नहीं याद रखेगा, हमारा उद्देश्य क्या है, और वो समाज से कट जाएगा, परिवार से। ये तो मार्क्स ने भी कहा था, द इकोनॉमिक एंड द फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 के बारे में, जो हमने पहले आपको बताया था, उस पुस्तक में भी उसने ये कहा है
फिलोसफिकल इकोनॉमिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो वो बात कहता है कि द थ्योरी ऑफ एलिनेशन अर्थात अलगाववाद के सिद्धांत को वो स्थापित करता है, ये बताता है, एक्सप्लेन करता है। इसी बात को अस्तित्ववादी कहते हैं। तो 3 बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अर्थात अपने व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए पुनः उसको संघर्ष करना होगा, उसको अमानवीकरण अमानवीय बनाने वाली जो संस्थाएं हैं उससे उसको दूरी बना के रखना होगा। दूरी कैसे बनेगी, जब आप इस संसार की भागम भाग में आप शामिल ना हो, जब आप अपने लिए कुछ लेजर निकाल सके, अवकाश निकाल सके। यानी जो यूनानी जगत के जो विचारक कहते थे या जो हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि कहते थे कि चिंतन मनन की आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो सन्यासी हो चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए कुछ अलग समय निकालना होगा जब वो अपने आत्म अवलोकन करे। इसे हम कहते हैं ध्यान करना, मेडिटेशन करना या योग करना, अपने चित्त को मस्तिष्क के साथ एकीकृत करना। जब अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ लीन करने का प्रयास करना, आप सोचिए, बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे तो आपका इनर सेल्फ, आपके यूनिवर्सल फिलॉसफी, जो यूनिवर्सल अथॉरिटी, जो शाश्वत, जो सार्वभौमिक सत्ता है, उसके साथ जुड़ने का प्रयास किया जाता है इस ध्यान के माध्यम से। इसलिए कहता है कि ये आवश्यकता हो गई है। एलिनेशन को दूर करना है तो आपको लेजर के लिए समय निकालना हो, अवकाश के लिए। अवकाश किस लिए? चिंतन मनन करिए, मेरा उद्देश्य क्या। हालांकि अस्तित्ववादी नैतिकता के नियमों को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, जब वर्ल्डली फिलॉसफी के रूप में देखते हैं, इस भौतिक दुनिया के संदर्भ में देखते हैं, कहते हैं कि समय निकालिए, परिवार के साथ बैठिए, अपने कुटुंब के साथ, अपने कुल के लोगों के साथ बैठिए, अपने गांव के लोगों के साथ समय बिताइए, उनसे वार्तालाप करिए, संवाद करिए, जिससे आपकी आत्मीयता उससे स्थापित हो सके, संवाद आपका बन सके। आपके दुख सुख में वही लोग काम आएंगे, बाजार काम नहीं आएगा। ये जो समाज जिस प्रकार का हुए विकृत समाज, दोषपूर्ण समाज, वो आपको किसी प्रकार की राहत नहीं प्रदान कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं अस्तित्ववाद को ले, अपने अस्तित्व को पहचानिए, उसको जो खो गया उसको पुनः प्राप्त करने की बात करिए, अपने अमानवीकरण की प्रक्रिया को रोकिए जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। सरकार और समाज उतने जिम्मेदार नहीं है, उत्तरदायी नहीं है जितना हम स्वयं। हमने आपको वॉलेंटरली, हमने स्वयं स्वैच्छिक रूप से इस संसार की भागम भाग में दौड़ना भागना अपने आप को स्वीकार कर लिया। नोबडी इज सिंपली फोर्सिंग मी टू रन विद द सोसाइटी और टू रन लाइक अ मैड क्राउड। एक उन्मादी भीड़ की तरह से हमें उसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। इसलिए अपने आप को अमानवीकृत होने से बचाइए। और कैसे अमानवीकृत होने से बचाएंगे? हम जब अंतर्मुखी होंगे, हम अपने अंदर देखिए कि अपना रियल सेल्फ हमारा क्या, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या, हम क्या भीड़ में भागने के लिए उत्पन्न हुए हैं, या हम जो नैसर्गिक गुण हैं या जो परंपरावादी संगठन है, परिवार है,